ट्रेन लेके। मैं रवि सर साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निर्वाण के इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं लवक के बारे में और देखिए ध्यान से आप लोग समझाते हैं आप सबको कि लवक क्या होता है। हमने आपको जब पढ़ाया था कोशिकांगों के बारे में, वहाँ पर हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था और यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं लवक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लवक की खोज किसने की थी। तो लवक की खोज की थी हैकेल ने किया था 1865 में और इसका नाम दिया था सिल्वर ने। 1865 में खोजा था, 1885 में नाम दिया था। और अब किसी को अगर याद हो कमेंट करके बताएगा 1885 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। पादप में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। दोबारा से देख लो, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है और जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इतनी बात याद रखना। अगर पूछा जाए आपसे कि कितने प्रकार के होते हैं, जो लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, एक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये केवल हरे रंग के होते हैं। वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ये हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों के होते हैं। वह आवर्णी लवक, ये इम्यूलोप्लास्ट कहते हैं, ये रंगीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता है। तो ये तीनों की विशेषताएं होती हैं। तीनों की काम की बात करें, जो हरित लवक होता है, इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण। आवर्णी लवक होता है फलों प्लस सब्जियों को रंग प्रदान करना। फलों, सब्जियों प्लस फूलों, यानी पौधे का कोई भी पार्ट होता है जहाँ पे वो कैसा हो, रंगीन हो। अगर वो रंगीन है हरे को छोड़कर, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा वर्णी लवक। ये बातें आप लोग ध्यान देते हैं। बात करें इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। इसका काम होता है भोजन को संग्रह करना और ये रंगीन होते हैं। और जैसे आपकी बात करें स्टार्च, जिसे आप लोग जिसे कहते हो आलू। आलू क्या है, एक ऐसा लवक होता है जो खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है और वो आवर्णी लवक के अंतर्गत आता है। दोबारा से एक बार देख लो, हरित लवक होता है, इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। वर्णी लवक का काम होता है फलों सब्जियों को रंग प्रदान करना और आवर्णी का काम होता है खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। चलो आगे देखो क्या विशेषताएं हैं तीनों में। अगली विशेषता ये होती है, ये तीनों आपस में हरित लवक और वर्णी लवक यानी इसका कहने का मतलब ये है कि तीनों एक दूसरे में बदलने की क्षमता इन लोगों में पाई जाती है। जो हरित लवक होता है वो आवर्णी लवक में, आवर्णी लवक वर्णी लवक में, फिर हरित लवक में। ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्जेबल होते हैं और ये बदलने की क्षमता रखते हैं एक दूसरे में। ये इनकी विशेषता होती है। इसके बाद में आप दोबारा से एक बार जल्दी से देख लो, और जिसको इसकी शॉर्ट भी लेना है उसके शॉर्ट भी ले सकता है।
पूरा हम एक ही पेज में दिखा दे रहे हैं आप सबको। चलो देख लो दोबारा से, सिर्फ साइड इसको लेना हो ले लो। प्लास्टिड की खोज की थी हैकेल ने, नाम दिया था सिम्पर ने। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक और पादप में पाया जाता है, और जंतुओं में भी ये नहीं पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक से क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, केवल हरे होते हैं। इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। वर्णी लवक जो होते हैं ये हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग के होते हैं। इनका काम होता है फलों फूलों और सब्जियों को रंग प्रदान करना होता है। अब तीसरा आता है अवर्णी लवक। ये अवर्णी लवक रंगहीन होता है और ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है, जैसे कि स्टार्च, आलू का। और ये तीनों विशेषता होती है, ये तीनों एक दूसरे में बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, ये तीनों एक दूसरे में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक पे हरित लवक के बारे में बात करते हैं। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक इसके बारे में भी देखो, इसकी भी खोज किसने की थी? सिम्पर ने किया था। इसकी खोज सिम्पर ने 1885 में किया था। कब किया था? जब उन्होंने नाम दिया था लवक का, तभी इसकी भी खोज इन्होंने की थी। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पादप और जंतु, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला, ध्यान से समझिएगा। प्रोकैरियोटिक में बात करेंगे तो नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में आप सबको लगभग पता है कि लगभग कोशिकांग जो होते हैं, लगभग कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्या क्या पाए जाते हैं, अगर ये याद रखना होगा तो कुछ याद रखिएगा, जैसे मीसोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम हो गया, और केंद्रक। केंद्रक, लेकिन केंद्रक कैसा होता है? अल्प विकसित। कितनी चीजें होती हैं प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। कहीं पर भी नाम में बार बार होगा कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, तो वो होते कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो मीसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। और ये कैसा होता है? ये होता है 70S प्रकार का, और जो यूकैरियोटिक में होता है वो 70S प्रकार, 80S प्रकार का होता है। इसके बाद और सब लोग ये प्रोकैरियोटिक में आते कौन कौन हैं, ये हमने बताया है आप सबको। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बता लेंगे दोबारा एक बार, दोबारा से। एक तो होते हैं जीवाणुओं में, जीवाणु, BGA से आप नीली, हरी, शैवाल, नीली हरी शैवाल। तो ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। लगभग यही होते ही ये प्रोकैरियोटिक। तो जब भी हम नाम दें प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता, वो नहीं पाया जाता, दुनिया भर का याद नहीं करना आप सबको, बस इतना याद रखना यही प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? ये उस काम जो होगा प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। बात करें यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, पादपों में पाया जाएगा, जंतुओं में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अब यहीं पर देखना है कि एक्सेप्शन यहाँ पे है, एक जंतु है यहाँ पे जिसमें पाया जाता है।
एक जंतु ऐसा भी है जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसका नाम है यूग्लिना। ये एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोप्लास्ट या प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए यूग्लिना को जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। अगर पूछा जाए क्यों, क्योंकि यूग्लिना जो होता है यूग्लिना जो है ये एक ऐसा जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और जंतुओं की तरह भोजन को भी ग्रहण कर सकता है, इसीलिए यूग्लिना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कही जाती है। और यही एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इतनी बातें याद रखो। चलो एक बार जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर दोबारा से। हरित लवण की खोज की थी सिम्पल ने 1885 में। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है एक जंतु, इसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो जंतु और पादप की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इस जंतु को जंतु और पादप के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा हमने ये कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें लगभग कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जैसे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जीवाणु, नीली शैवाल, माइकोप्लाज्मा, यही सब होते हैं प्रोकैरियोटिक। और इसमें अगर पूछा भी जाए तो क्या पाया जाता है, जो नहीं पाया जाता सब कुछ, तो बस इतना ही याद रख लो, इससे काम हो जाएगा। मीसोसोम 70 प्रकार का राइबोसोम केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आवरण रहित या अल्प विकसित आप कह सकते हैं। इसके बाद इसकी संरचना से हम क्वेश्चन दिखा दें आपको। इसकी संरचना से क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हरित लवण बनाना है तो ग्रीन ही बनाते हैं हम लोग। और हमने कहा कि इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी, वो दोहरी होती है। इसके बाद में इसमें कुछ सिक्के जैसे संरचनाएं पाए जाते हैं। आप 2 बना लो, 4 बना लो, जो बना लो, फिक्स रहता नहीं है इसमें कोई, हम 4 ही बना दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखता है सिक्के नुमा संरचना, जिसका हम नामकरण करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं देखो। पहले तो बात करने में इसकी झिल्ली होती है, वो कैसी होती है, दोहरी होती है झिल्ली। और याद रखना मित्रों, इसके साथ साथ में केंद्रक और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी कैसी थी, दोहरी थी। और इन्हीं तीनों में ही दोहरी झिल्ली पाई जाती है और किसी कोशिका में दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। ये बात मन में बैठाया रहेगा आपने। इसके बाद में हम बात करें इसकी, इस पूरे को हम लोग कहते हैं ग्रीना। इसकी अगर एक की बात करें, इसे कहते हैं ग्रीनम, और इसी का नाम दिया जाता है थैलेकॉइड। इसी का नाम दिया जाता है थैलेकॉइड। और अगर इसको बड़ा करके हम दिखाएं एक को, तो इसमें कुछ आप इस तरीके से देखोगे। इसी यही होता है आपका
क्लोरोफिल। ये होता है क्लोरोफिल और इसी में प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद ये जो खाली स्थान बना होता है इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। और इसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाते हैं, आप देखोगे तो इस तरीके से थोड़ा ये होगा कुंडलित डीएनए। अब देखो ध्यान से समझो, 2-4 क्वेश्चन जो और यहाँ से बनते हैं उसको भी स्पष्ट करते हैं सभी के लिए। ये संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की, दोहरी मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। इसके साथ याद रखना केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो केंद्रक होता है, सॉरी कोशिका कला होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली बनी होती है और दोहरी होती है। एक तो क्लोरोप्लास्ट की, दूसरी केंद्रक की, तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया की। तीसरी में समानता क्या होती है, इन सभी में डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो कुंडलित डीएनए होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये झिल्ली की बात होगी। बात करें ग्रेना क्या होता है, तो ये भी जो संरचनाएं बनी होती है इसके में होता है ग्रेना। बाकी एक की बात करेंगे उसे ग्रेनम कहते हैं, उसी को थैलेकॉइड कहते हैं। और एक थैलेकॉइड को देखोगे बड़ा करके तो कुछ इस तरीके से संरचनाएं दिखेंगी आपको, वही होता है क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। बात करें स्ट्रोमा से क्या क्वेश्चन बनता है और ग्रेना से, पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका 2 चरणों में पूरा होता है, एक प्रकाशिक क्रिया और एक अप्रकाशिक क्रिया। तो पूछा जाता है कि प्रकाशिक क्रिया कहाँ पे चलती है और अप्रकाशिक क्रिया कहाँ पे चलती है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये ग्रेनम होता है इसमें चलता है प्रकाशिक क्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। और स्ट्रोमा में चलता है, स्ट्रोमा में चलता है अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन, और इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। तो ये जो फिगर से क्वेश्चन बनने वाला था हमने बता दिया था। जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में चलता है डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक क्रिया, और स्ट्रोमा में चलता है, सॉरी ग्रेनम में चलता है आपका प्रकाशिक क्रिया। तो इतने से आपको याद रहेगा। और एक हम आपको रिएक्शंस भी दिखा दें प्रकाश संश्लेषण की, थोड़ा सा और एक पॉइंट और देखें। अगर बात करें कि क्लोरोप्लास्ट पादप के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पत्तियों में तो पाया ही जाता है, पत्तियों के साथ ये तनों में भी पाया जाता है। बात करें प्रकाश संश्लेषण की, कहाँ होता है, तो पहला देखें केवल पत्तियों में, दूसरा हम ऑप्शन दे रहे हैं केवल तलों में, तीसरा ऑप्शन दे रहे जहां पर
ऑप्शन दे दें तो क्या लगाने वाले हैं? अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है तो केवल पत्तियों में, केवल तनों में, या जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहाँ पर। तो आप कहने वाले हो कि जहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहाँ पर, केवल आप पत्तियों में नहीं लगा सकते हो, केवल आप तनों में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत से पादप होते हैं जिसमें पत्तियाँ नहीं होती तो क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं? करते हैं। अगर उनके तनों में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये कभी मत कहे केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसकी प्रक्रिया तनों में भी होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये बात मन में बैठा रहिएगा। अगला रिएक्शन हम दिखा दें आपको। रिएक्शंस बहुत जरूरी है, रिएक्शंस याद करते रहना, कई बार लिख के प्रैक्टिस करना, सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है, हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो रिएक्शंस करें, रिएक्शंस याद होना चाहिए। पहला 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको अब क्रिया कराते हैं। हम लिख रहे हैं, आज वाले बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे जल कहते हैं। बनेगा C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस 6 जल, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज कहते हैं, इसे ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, और इसे जल। यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश, और यहाँ पे लिखते हैं क्लोरोफिल। परिभाषा क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की? आप इसको देखिए, ये हो गया सूर्य का, ये हो गई पत्ती। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगा, पानी जो है वो यहाँ से होता होता हुआ आएगा जड़, और यहाँ पे आएगा प्रकाश, इसमें रहता है क्लोरोफिल। हमने भी बताया क्लोरोफिल। अब परिभाषा क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में या सहायता से पत्तियों में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्रिया में क्या देख रहे हो, ये दोनों मिलते हैं और ये क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल या पत्तियों में जो भोजन बनता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फूड, और फूड में क्या बना था, ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज बना था फूड। देखो वही प्रक्रिया हमने यहाँ पे लिखा है, आप सब देखिए, देखिए यहाँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि एक को गायब कर देगा, कोई यहाँ से गायब कर दिया, या वहाँ से कोई गायब कर दिया, क्या पूछा, या पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है। तो कोई भी क्रिया होती है, अगर अब क्रिया की जो आप बाईं तरफ देखोगे या इस तरीके से देखोगे, दाएं तरफ इधर लगा रहता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी उसके उत्पाद कहलाते हैं। तो पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज ही होता है उत्पाद का उत्पाद। और उसके बाद में थोड़ा सा और बात कर लें कि जो क्लोरोफिल होता है, इसमें मेन तत्व कौन सा होता है, इसमें मुख्य तत्व कौन सा होता है। अगर बात करें मुख्य तत्व कौन सा होता है, याद रखिएगा इसमें मुख्य तत्व होता है मैग्नीशियम। पूछा जाए पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, किस, यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला पेज
पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है। अगर और वर्णक पूछा गया है तो आप लगाओगे क्लोरोफिल। बट तत्व पूछा होता तो आप लगाते मैग्नीशियम। तो आप लगाते मैग्नीशियम, ये आता है। ठीक है, तो अगर तत्व पूछेगा तो इसको लगाइएगा, अगर वर्णक पूछेगा तो आप क्लोरोफिल लगाइएगा, तत्व पूछेगा तो मैग्नीशियम लगाइएगा। तो ये आपका क्लोरो क्लास लगभग पूरा हो गया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णी लवक के बारे में, और आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, याद करके आइएगा आप लोग। जैसे टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, गाजर का लाल रंग क्यों होता है, गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है, करेले का कड़वापन क्या होता है। तो आज बस इतना ही आपकी क्लास में, और इसके बाद में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं वर्णी लवक के बारे में, कि कैसे कैसे किस कारण क्या क्या होता है। और उसके बाद में फिर अगली क्लास में ही ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।